प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस का जो नेक्स्ट पार्ट रेशियो एनालिसिस है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसका जो अध्याय है उसके बारे में अपन आज प्रकाश डालेंगे। इसके पार्ट फर्स्ट में कुछ चीज़ें अपना अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टूल या औजार होता है जिसका प्रयोग अक्सर बहुत सी संस्थाएं जो होती हैं, चाहे वो कोई भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है पर्टिकुलरली, वो अपने सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। हम एक बात ये जानते हैं कि वित्तीय विवरणों के अंतर्गत जो डाटा दिए गए होते हैं वो वास्तव में एब्सोल्यूट फिगर के रूप में, अमाउंट के रूप में, निरपेक्ष मान के रूप में होते हैं। किंतु केवल निरपेक्ष मान को अपन देख करके किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते, और यदि वो निर्णय लेते हैं तो वो एक भ्रामक निर्णय हो सकता है। इसलिए अनुपातों की सहायता से कुछ सापेक्ष माप निकाले जाते हैं। दो मदों के अंदर एक रिलेशनशिप स्थापित की जाती है, एक संबंध स्थापित की जाती है, और उससे जब निर्णय लिया जाता है तो वो अधिक कारगर निर्णय साबित होते हैं। एक छोटी सी बात है कि हम अनुपात कहते किसे हैं, अनुपात से अभिप्राय क्या होता है। तो जब दो या अधिक मदों के बीच में तर्कयुक्त और नियमबद्ध पद्धति के आधार पर जब कोई संबंध स्थापित किया जाता है, यानी यहाँ पर एक लॉजिकल और एक जो है वो इस तरीके का संबंध होना चाहिए जो कि बिल्कुल जो है वो नियम के अनुसार चले। तो ऐसी पद्धति के आधार पर अगर दो या अधिक मदों के बीच में कोई रिलेशनशिप स्थापित की जाती है तो उस रिलेशनशिप का जो रिजल्ट होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि किसी वर्ष विशेष के अंदर लाभ के संबंध निरपेक्ष माप होते हैं, किंतु यदि उस लाभ का संबंध हम बिक्री से या विनियोजित पूंजी से स्थापित कर देते हैं तो इस संबंध स्थापना से जो परिणाम आता है उसे हम अनुपात कहेंगे। जैसे 10 लाख रुपए की बिक्री है और मान लीजिए लाभ 2 लाख रुपए का है शुद्ध लाभ, तो हम ये कह सकते हैं कि 2% जो है वो इसकी क्या हो गई, 20% इसकी बिक्री पर लाभ का प्रतिशत हुआ, यानी जितनी बिक्री होती है उसका 20% नेट प्रॉफिट गेन होता है। तो इस तरीके से अनुपात की गणना करते हैं, और इनका जो उपयोग होता है वो किसी भी व्यावसायिक संगठन जो होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक्टिविटी, उसकी सोल्वेंसी शोधन क्षमता है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इनका अध्ययन करने के लिए इन अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि लेनदार, ऋणदाता, सरकार, स्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब जो हैं उनके अलग अलग दृष्टिकोण से जब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो अनुपातों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। यानी इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उन फाइनेंशियल जो डाटा होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके स्टेक होल्डर्स के हिसाब से वो एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए जब किसी को ऋण देना होता है तो ऋण के हिसाब से कुछ रेशियोज निकालते हैं, जब कोई उसमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके हिसाब से एनालिसिस करता है, जब कोई माल उधार बेचना चाहता है तो उसके हिसाब से एनालिसिस करता है। प्रबंध या स्वामी जो होते हैं वो, या प्रबंधक विशेष तौर से हम कह सकते हैं कि वो जब एनालिसिस करते हैं तो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और अपनी बिक्री को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए ये जो है वो कुछ निर्णय लेने होते हैं, तो फिर वो जो है वो अपने हिसाब से रेशियोज निकालते हैं। तो एक तो जो इंटरेस्टेड पर्सन्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके दृष्टिकोण के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है, और इसलिए हम मोटे तौर पर जो अनुपात होते हैं इनको हम 4 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। एक तो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यानी लाभदायकता अनुपात, दूसरे संचालन क्षमता अनुपात, एक्टिविटी रेशियोज, तीसरा शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियोज, और चौथा स्वामित्व अनुपात, ओनरशिप रेशियोज। तो पहला अपन लिख देते हैं लाभदायकता अनुपात, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहते हैं। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा उपलब्ध साधनों के अधिकतम प्रयोग से जब अधिकतम लाभ पाने की क्षमता को हम लाभदायकता कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब कोई एक व्यावसायिक संस्था अपने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम प्रयोग से जब अधिकतम लाभ पाने की क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसको हम लाभदायकता कहते हैं। ये अनुपात एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं।
यानी जब किसी संस्था की लाभदायकता का अध्ययन करना होता है तो हम दो प्रकार के रेशियोज निकालते हैं। एक तो कुछ ऐसे रेशियोज हैं तो जो बेस्ड ऑन सेल्स होता है, एक ऐसे रेशियोज हैं जो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं। तो जैसे बेस्ड ऑन सेल्स के अंदर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और ऐसे ही ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इस तरीके से हम जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न निकालते हैं। तो पहले अपन बेस्ड ऑन सेल्स लेते हैं। तो जैसे जीपी रेशियो है तो जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल्स, नेट सेल्स इंटू 100 करते हैं। नेट सेल्स का मतलब ग्रोस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। ये अनुपात ज़्यादा अच्छा आएगा तो अच्छा ही रहेगा कि ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा होगा तो आगे के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको कवरेज ज़्यादा मिलेगा। दूसरा अपन कहते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो संचालन हेतु, ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो संचालन अनुपात होता है एक तरह से। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस वेजेस, ये जो हैं वो कैरीज इनवर्ट्स वगैरह जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम्स होते हैं उन सभी को जोड़ देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत अपन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं जिनका सीधा संबंध ऑपरेशन से होता है, जिसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। ये अनुपात वास्तव में जितना नीचा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जितना अनुपात नीचा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा और उतनी ही ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कवरेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो है वो, और इसी तरीके से जैसे मान लो ब्याज के या लाभांश पेमेंट की जो बातें हैं वो उन लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जा सकता है। एक्सपेंसेस रेशियो है वो एक्सपेंसेस रेशियो कई प्रकार के हो सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकता है, वो ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो हो सकता है। तो जिस टाइप का एक्सपेंसेस है उसके अंदर नेट सेल्स का भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं और ये बिक्री की तुलना में जो है वो कितना अनुपात है इसको प्रकट करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो अगर अपन एक में से अगर ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर देते हैं तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जाता है और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर नेट सेल्स का भाग देके 100 से गुणा कर देते हैं तो भी ऑपरेटिंग रेशियो आ जाता है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 कर सकते हैं अथवा 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो भी कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियों के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा प्रॉफिट रेशियो ज्ञात होता है। ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा रेशियो आने का मतलब ये होता है कि कुछ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो नहीं सॉरी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए ज़्यादा कवरेज मिलता है। इसके बाद में आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो सीधी सी बात है कि नेट प्रॉफिट में अपन नेट सेल्स का भाग देते हैं 100 से गुणा करते हैं। ये अनुपात ऊंचा आना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा अनुपात ऊंचा आएगा तो इससे लाभांश भुगतान हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध होगी। अब दूसरे अपन कुछ बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपन रेशियोज निकालते हैं, जिसमें रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आरओआई, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इस तरीके से कई तरीके के ये रिटर्न के रेशियोज निकल जाते हैं। तो इन रेशियोज़ के अंदर जो है वो अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए मुख्य रूप से इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि जब रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड अपन निकालते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। सभी प्रकार की ये जो होती हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस, नेट, एवरेज, इन सब में बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेता है। यहाँ पर बिफोर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वो इंटरेस्ट जो कि लॉन्ग टर्म डेट पर होता है, जो कि लंबे टाइम तक ज़्यादा अमाउंट में पेमेंट किया जाता है। अगर कोई बैंक और ड्राफ्ट का शॉर्ट टर्म लोन का कोई इंटरेस्ट होता है तो उसको अपन घटा देते हैं, यानी उनको घटाने के बाद का नेट प्रॉफिट ही लेते हैं। लेकिन जो बड़े इंटरेस्ट होते हैं जिसको अपन EBIT शब्द जैसे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली बात है, तो वो अपन यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि वो जो बड़े स्तर के जो पेमेंट्स होते हैं इंटरेस्ट के उनको अपन यहाँ माइनस नहीं करते हैं, उससे पहले के नेट प्रॉफिट को लेते हैं और उसमें ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देके 100 से गुणा कर देते हैं। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी प्रकार की एसेट्स होती हैं उन सब का जोड़ होता है, एक तरह से वो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, जिसमें अपन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स अपन जोड़ देते हैं।
अब इसके अंतर्गत कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फिक्टिशियस असेट्स हैं जैसे गुडविल वगैरह है और है ना, तो इसको कभी कभी इसको कंसिडर नहीं करते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो डेफर्ड हैं, तो उनको भी अपन यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है वो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये उनको एक्सक्लूड करते हुए अपन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते हैं और इसमें करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब का जोड़ हो जाता है। लेकिन रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अपन क्या करते हैं कि जो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उससे उसमें से अपन करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तो वो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। यानी नेट कैपिटल निकालने के लिए ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम शेयर होल्डर्स फंड को जो है वो अपन और लॉन्ग टर्म डेट को अगर जोड़ देते हैं तो भी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। इसी प्रकार से अपन यूँ कह सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल का जोड़ होता है वो भी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही अपन लेते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। जब अपन रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अपन लेस नहीं करते, चाहे वो बैंक और ड्राफ्ट का क्यों नहीं हो। लेकिन जब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट निकालते हैं तो जब चूँकि अपन करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो जो जो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट होता है वो करंट प्रकृति का होता है, तो इसलिए उसको जो है वो इंटरेस्ट को अपन माइनस करते हैं, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट को अपन प्रॉफिट है तो माइनस नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब आप नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगर आपने ग्रोस ले लिया तो कोई भी इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। अगर आपने नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया तो केवल जो है वो शॉर्ट टर्म की जो करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो उसी को आप माइनस करेंगे। रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अपने को जो है बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स तो अपन लेते ही लेते हैं और भाग अपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अपन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड अपन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं, ओपनिंग की और क्लोजिंग की बटा 2 कर सकते हैं। ग्रोस की बजाय अपन को नेट ही लेनी चाहिए तो और उसको अपन 2 कहते हैं। दूसरा इसका कई बार ये भी तरीका होता है कि जब ओपनिंग जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसमें करंट ईयर की प्रॉफिट का आधा उसमें जोड़ देते हैं तो भी वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI ज्ञात किया जाता है। ये ROI ज्ञात करने के लिए अपन प्रॉफिट अपॉन सेल्स जो होता है वो तो जैसे प्रॉफिट रेशियो होता है जो प्रॉफिट अपॉन सेल्स होता है, इसको सेल्स अपॉन टोटल असेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे सेल्स कर जाते हैं तो प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स इसका जो है वो जोड़ आ जाता है। तो ये रेशियो जो है वो प्रॉफिट और टोटल असेट्स के रेशियो के बीच में होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो होता है ये रेशियो भी जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड के भाग दे देते हैं अपन। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं तो वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है और उसके अंदर अपन भाग देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड का इंटू 100, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड के ऊपर रेट आ जाती है। केवल इक्विटी शेयर कैपिटल पर करना चाहते हैं तो अपन इक्विटी शेयर कैपिटल का भाग दे देते हैं, उसके ऊपर वो आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है वो अपन निकालते हैं बेस्ड ऑन सेल्स और बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद में कुछ अनुपातों पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन जैसे ये आपको 2 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, इनके अंदर जैसे बताया गया है कि क्या कारण है कि बिक्री पर शुद्ध लाभ का प्रतिशत ज्ञात होने के बावजूद भी हमें पूंजी पर प्रत्याय दर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका एक सीधा सा उत्तर ये होता है कि क्योंकि ये संभव होता है कि एक संस्था की बिक्री के अनुपात में तो लाभ अधिक हो सकते हैं, यानी बिक्री के अनुपात में लाभ तो ज़्यादा हो सकते हैं कि लाभ का रेशियो तो बिक्री पर ज़्यादा आ सकता है, लेकिन बिक्री जो होती है वो विनियोजित पूंजी की तुलना में कम हो, तो इसके कारण से क्या होता है कि फिर वो जो है वो लाभ का विनियोजित पूंजी पर प्रतिशत गिर जाता है और बिक्री पर लाभ दर भ्रामक हो जाती है। तो कई बार क्या होता है विनियोजित पूंजी के ऊपर जो लाभ कम होने के कारण से लाभ की दर कम आएगी। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल है, दोनों ही संस्थाएं हैं, दोनों समान रूप से लाभ कमाती हैं। एक की बिक्री 5 लाख है, दूसरी की बिक्री 6 लाख है और कैपिटल पहले की 12 लाख है, दूसरी की 10 लाख है। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे कि तो नेट प्रॉफिट और सेल्स का रेशियो एक्स फर्म का 30% होता है और वाई फर्म का 25% आता है। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो एक्स फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा शो हो रही है, वाई की कम हो रही है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रेशियो, कैपिटल के ऊपर रेशियो निकालेंगे तो एक्स फर्म की 12.5% आती है और वाई फर्म की 15% आती है। तो यहाँ पर जो है वो वाई फर्म ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि कम पूंजी लगा करके अधिक लाभ कमाती है
तो वो संस्था ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। यानी कई बार क्या होता है कि बिक्री के ऊपर जो लाभ का प्रतिशत जो है वो ज़्यादा आना अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि विनियोजित पूंजी पर जो प्रत्याय की दर है वो अधिक आनी अच्छी मानी जाती है। तो क्योंकि कम पूंजी लगा करके अधिक लाभ कमाना है वो अच्छा माना जाएगा। एक इसमें क्वेश्चन है कि जब ऑपरेटिंग रेशियो लगातार गिरता जाता है तो ये किस तरीके के तथ्य का सूचक होता है। यदि ऑपरेटिंग रेशियो लगातार गिरता जा रहा होता है, इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऑपरेटिंग रेशियो लगातार गिरने का मतलब ये होता है कि जब एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री अगर कोई संस्था कर रही है तो उसके ऊपर वो वास्तव में अपने संचालन व्यय जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें सेविंग कर रही है, यानी एक्स्ट्रा बिक्री करके वो पर यूनिट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें बचत कर रही होती है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि एक एडिशनल इकाई यूनिट पर आज मान लो 500 रुपये खर्च हो रहे हैं संचालन में, तो और फिर एक और बनाती है तो उस पर 400 ही हो रहे हैं, फिर 300 ही आ रहा है, तो पर यूनिट जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो कम आते जाते हैं, जबकि उसकी ऑपरेटिंग रेशियो गिरता जाता है। तो और डेफिनेटली जब ऑपरेटिंग रेशियो गिरता जाएगा तब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बढ़ता जाएगा। तो ये एक अच्छी उसकी संचालन क्षमता का परिचायक होगा, उसे लाभदायकता का परिचायक होगा। तो इस तरीके से ये जो रेशियोज होते हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। आज अपन इतने ही देखेंगे जो रेशियोज हैं उनको, और अपन नेक्स्ट अपन बाद में दूसरे प्रकार के रेशियोज जो होते हैं जो संचालन क्षमता से संबंधित यानी एक्टिविटी से संबंधित या ऑपरेशनल एफिशिएंसी से संबंधित होते हैं, उन रेशियोज को अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।